नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाते हैं। ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था है वो ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए किस तरह से करें इसकी खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर के डॉक्टर हनुमान प्रसाद। किसान भाइयों राम राम। आज हम जायद में मूंग की उन्नत खेती कैसे करें के बारे में चर्चा करेंगे। मूंग एक दलहनीय फसल है एवं हमारे संतुलित आहार का एक अभिन्न अंग है। ग्रीष्मकाल में मूंग की खेती लेने के लिए आवश्यक शर्त है कि किसान भाइयों के पास में सिंचाई का उपलब्ध स्रोत होना चाहिए। प्रदेश के जो किसान भाई मूंग की बुवाई करने जा रहे हैं उन्हें इसकी खेती से भरपूर पैदावार मिले। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र के अनुसार प्रजातियों का चयन करके बुवाई करें। तो आइए जानते हैं मूंग की उन्नत किस्मों के बारे में जो इस प्रकार से हैं। मूंग की अच्छी पैदावार लेने के लिए नई कई किस्में का विकास किया गया है। इनमें से आप अपने क्षेत्र के अनुसार IPM 02-3, IPM 02-14, RMG 62, PS 16, RMG 492, RMG 268, पूसा विशाल, पूसा वैशाखी, गंगा 1, गंगा 8, इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर किसान अपने क्षेत्र में मूंग की खेती कर सकते हैं। इस फसल की अच्छी बढ़वार हो इसके लिए बुआई के 20 दिन पूर्व खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला देनी चाहिए। जहां तक रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो इसका प्रयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ही करना चाहिए। अब खेत की तैयारी कैसे करें। रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद किसान भाई पलेवा करके जब ट्रैक्टर खेत में जाने लायक हो जाए 2 गहरी जुताई करके एक पाटा जरूर लगाएं, जिससे कि भूमि में नमी लंबे समय तक संरक्षित रखी जा सके और जायद के मौसम में, ग्रीष्मकाल के मौसम में मूंग की अधिक पैदावार ली जा सके। मूंग एक दलहनीय फसल है। इसे उर्वरक की बहुत ज़्यादा मांग नहीं है और साथ में ही जो नाइट्रोजन वातावरण में उपस्थित है, फॉस्फोरस हम अनेक अलग अलग उर्वरक के माध्यम से मृदा में देते हैं। बुआई के समय खेत में 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फॉस्फोरस, 100 किलो DAP देकर के पूर्ति कर सकते हैं। फसल को कीट रोग के प्रकोप से बचाने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है बीज उपचार। तो किसान अपने स्तर पर कैसे करें बीज उपचार, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं। इसकी खेती के लिए उपयुक्त बीज दर है 20 से 25 किलो प्रति हेक्टर। बुआई करने से पूर्व बीज को 3 ग्राम थायराम या बावेस्टिन से अवश्य उपचारित करें, जिससे हमें गुणवत्ता युक्त पैदावार मिलेगी। इसके साथ में जैव उर्वरक से बीजों को उपचारित सुनिश्चित करें। राइजोबियम के साथ में फॉस्फोरस विलेयकारी जैव उर्वरक को भी सम्मिलित करें। छांव में सुखा करके बीजों को खेत में बुआई करें। बीज से गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर एवं पौध से पौध की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई के लिए उपयुक्त समय मार्च का अंतिम सप्ताह से लेकर के अप्रैल के द्वितीय सप्ताह उपयुक्त माना गया है। मूंग की बुवाई के बाद
फसल की अच्छी बढ़वार को और आने वाले दिनों में अधिक पैदावार मिले, इसके लिए फसल में कौन कौन से जरूरी कार्य को करना चाहिए वो इस प्रकार से है। 25 से 30 दिन की फसल जब हो जाए तब आपको प्रथम सिंचाई देनी है। आपके पास में सिंचाई का और साधन है तो आपको 35 से 45 दिन और फिर 45 से 50 दिन के बाद में द्वितीय तृतीय सिंचाई देनी चाहिए। मूंग की ग्रीष्मकालीन पैदावार लेने के लिए 2 से 3 सिंचाई अति आवश्यक है। अधिक पैदावार लेने के लिए खरपतवार नियंत्रण करना किसान भाइयों के लिए एक समस्या है। किसान भाई 20 से 25 दिन की जब फसल हो जाए तो वह खरपतवारों को जड़ से उखाड़ करके निराई गुड़ाई करें। अब हम बात करते हैं कीड़ों से, थ्रिप्स, जैसिड, श्वेत मक्खी से। इसके लिए मोनोक्रोटोफॉस 1 ml या थायोडोन 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करने से थ्रिप्स, जैसिड और श्वेत मक्खी से फसल को संरक्षित किया जा सकता है। करीब 60 से 70 दिन के बाद में आपकी फसल पक कर के तैयार हो जाती है। अलग अलग किस्म के आधार पर इसकी कटाई एवं मड़ाई करनी चाहिए। अनुमानतः जब फसल आपकी 75 से 80% फलियां पक जाए या काली हो जाए तब आप फसल को काट लें। खलियान में ले जा करके उनको 7 से 10 दिन सुखा लें। थ्रेशर की सहायता से थ्रेशिंग कर लें। इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। फूलों में रजनीगंधा मनमोहक सुगंध वाला आकर्षक फूल है जो बाजार में बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकता है। हमारे किसान इसकी खेती करके अच्छी आमदनी कमाते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश जिला बनारस के बिमौरी गांव में और मिलते हैं फूलों की खेती से अपनी पहचान बना चुके प्रगतिशील किसान शिवशंकर पटेल से, जो रजनीगंधा की खेती पर अपने अनुभव साझा करेंगे। रजनीगंधा लगाने का अनुभव हमें करीब 20-25 साल से है। 25 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। मार्च अप्रैल तक लगता है, फरवरी से लेकर अप्रैल तक। और इसका लगाने से पहले मिट्टी की जांच कराते हैं। इसके बाद उसके हिसाब से हम खाद देते हैं। देसी जैसे कल्टीवेटर से जुतवा 3-4 बार जुतवाया जाता है। इसके बाद रोटावेटर से उसकी जुताई करा देते हैं। अगर आपने मृदा परीक्षण नहीं कराया है तो प्रति एकड़ 6 से 8 टन गोबर की खाद, 200 से 225 किलो यूरिया, 500 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 130 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए। यूरिया की 1/3 मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा का प्रयोग खेत की तैयारी के समय करें। बची यूरिया की लगभग 150 किलोग्राम मात्रा खड़ी फसल में 30 से 40 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार में करें। एकड़ में करीब 60 से 70 हजार बल्ब लगते हैं। उसको हम लोग ट्राइकोडर्मा से अच्छी तरह से सोचते हैं। 1 किलो क्विंटल के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा शोधन करते हैं। रजनीगंधा की किस्मों में सिंगल टाइप और डबल टाइप 2 तरह की किस्में होती है। सिंगल में रजत रेखा, श्रीनगर सुभाषिनी, प्रज्वल, मैक्सिकन की खेती की जाती है। डबल टाइप में कलकत्ता डबल, स्वर्ण रेखा और पर्ल किस्म की खेती की जाती है। इसका लगाने की दूरी वही 9 इंच है, 2 फीट मेड़ से मेड़ 2 फीट और पौधे से पौधे 9 इंच दूरी पर लगता है। प्रति एकड़ में बुआई के लिए लगभग 5 कुंतल बल्ब की जरूरत होती है। इसे उपचारित करने के बाद खेत की मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी करके लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और बल्बों की आपसी दूरी 9 इंच रखते हुए बुआई की जाती है। इसको लगाने के बाद खरपतवार के लिए तुरंत लगाने के बाद तुरंत हम लोग पेंटाबेथेन का छिड़काव करते हैं। इससे 45 दिन तक इसमें कोई घास नहीं आता। इसमें कीट रोग का कोई संभावना नहीं है। कभी कभी बरसात में वही लग जाता है, फूल को खाते हैं कीड़े। उसी को तो हम लोग मोनोक्रोटोफॉस हम लोग डालते हैं ज़्यादा। इसका लगाने के बाद 6 महीने तक इसमें 3 महीने में फूल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम आता है। 6 महीने में भरपूर फूल निकलने लगता है। मार्केट में ले जाने के लिए तेज चाकू हम लोग रखते हैं। चाकू से काट कर इसकी कटाई हम लोग 4 बजे कटवाते हैं। 3 बजे 4 बजे तुरंत काट कर तुरंत पानी खिलाते हैं 1 घंटा। 1 घंटे के बाद उसको पानी खिलाने के बाद उसको निकाल कर उसका बंडल बनाते हैं। 50 का बंडल बनाकर फिर उसको पेपर बड़े बड़े कर 5 लोग का बंडल बनाते हैं।
और फिर इसके बाद वो सुबह मार्केट में चला जाता है। बंडल बनाने के बाद उसको पेपर लपेट कर उसको 500 का बंडल बनाकर मार्केट में ले जाते हैं। मूल्य जो है 200 रुपया न्यूनतम मूल्य, जाता है 400 रुपया सैकड़ा प्रति सैकड़ा है। डबल वाली है फिर डबल वाली भी है, लेकिन ज़्यादा मज़ा हम लोग सिंगल बढ़िया पड़ता है। सिंगल असल में बिक्री बढ़िया है, ज़्यादा माल निकलता है। 1 एकड़ में 1 लाख साल भरे में सिंगल देता है पुष्प, और डबल वही 50-60 हज़ार में रह जाता है। और उसकी डिमांड तो केवल बुके बास्केट में लगता है, ये तो सजावट में काम चला जाता है सिंगल वाला। सिंगल में असल में सुगंध भी है और डबल में सुगंध भी नहीं है। पहले साल किसान लगाते हैं तो करीब लगभग 1 रुपये पड़ता है इसका, करीब 60-70 हज़ार 1 एकड़ में लगाने में लगता है बल्ब। लगभग उनका लागत 1 लाख रुपया करीब पड़ेगा। उनका पैदा करीब 2-2.5-3 लाख तक निकाल सकते हैं। 1 लाख में उनको 2 लाख रुपया बचेगा 1 एकड़ में पहले साल। दूसरे साल अब बीज का मात्रा वही घटा दीजिए तो मान लो वही 3 लाख तक पहुँचेगा। 1 एकड़ में 3 लाख प्रॉफिट है। भाई अगर तो रजनीगंधा खेती करना चाहते हैं तो इसमें लागत बहुत कम है। पहले साल वही लागत लगता है, इसके बाद तो 3 लाख 3.5 लाख तक उसकी आमदनी साल भरे का 1 साल में है। ये 3 साल की खेती है, एक बार लगा दे 3 साल तक आप काटते रहना। केवल ये जाड़े में इसकी पुष्प कम देती है। खुदाई करें तीसरे साल पर तो लगभग 70 हज़ार लगा है तो 6-7 लाख बल्ब तीसरे साल निकल जाएगा। इसका भी कर सकते हैं। गन्ना लगभग 1 साल की फसल है। अगर किसी कारण से गन्ने की फसल कमजोर हो जाती है तो भारी नुकसान होता है। इसलिए आप गन्ने की बुआई से लेकर फसल तैयार होने तक सभी कार्यों को सही ढंग से करें, जिसके अंतर्गत आज गन्ने में पोषक तत्व प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। किसान भाइयों, जैसा आपकी जानते हैं कि ये एक लंबी अवधि वाली फसल है, पूरे 1 साल तक खेत में खड़ी रहती है। और 1 साल तक खेत में खड़ी रहने के नाते जो है अपने जमीन से, अपनी भूमि से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पोषक तत्वों का भी दोहन करती है। तो जो हमारे पोषक तत्वों की संस्तुति की गई है गन्ने में, वो 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटेशियम की है। इसमें नत्रजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा बुआई के समय ही कूड़ में देने की संस्तुति की गई है। तो इसमें 1/3 नत्रजन, पूरी फास्फोरस, पूरी पोटेशियम बुआई के समय दीजिए। 1/3 नत्रजन का जो भाग बचता है उसमें जब किल्ले निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है उस समय आप दीजिए। और शेष भाग जो नत्रजन का बचता है, जब हमारी किल्ले निकलने की प्रक्रिया जब खत्म होने लगती है, जैसे ही बिफोर ऑनसेट ऑफ द मानसून, जब हमारा मानसून का समय आता है, बारिश का मौसम आता है, उसके तुरंत पहले आखिरी जो है डोज नत्रजन की खेत में देने की संस्तुति की गई है। एक बात ध्यान में आप जरूर रखें कि बारिश का मौसम आने के बाद एक बार बरसात शुरू हो गई, उसमें कोई नत्रजन की संस्तुति या कोई हम पोषक तत्व प्रबंधन की संस्तुति उसमें नहीं करते हैं। साथियों, इसके अलावा अगर आपकी मृदा में आजकल तो जो है आप अपने सॉइल हेल्थ कार्ड जरूर बनवाएं, भूमि की एनालिसिस, मृदा की एनालिसिस अवश्य करवाएं। उसमें आपको ये देखने की जरूरत है कि जिन पोषक तत्वों की मात्रा में कमी है, जैसे सूक्ष्म तत्वों की अगर कमी है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उसको उसकी हिसाब से आपको खेत में देने की संस्तुति करनी चाहिए। साथियों, पोषक तत्व प्रबंधन के अलावा एक दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है सिंचाई प्रबंधन। क्योंकि गन्ना आप देखें कि एक सिंचित फसल है, बिना सिंचाई के इसको पैदा करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए टोटल जो गन्ने की जो पानी की मांग है वो 1500 से 1750 मिलीमीटर है। लेकिन आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि आधा भाग इसका हम सिंचाई के द्वारा देते हैं और आधा भाग जो है पानी का हम जो है वर्षा के द्वारा इसको मिल जाता है। तो सिंचाई जनरली जो है 6 से 8 सिंचाई की संस्तुति गन्ने में की गई है। 6 सिंचाई बरसात के पहले और 2 सिंचाई बरसात के बाद। तो ये 8 सिंचाई अगर गन्ने में करते हैं तो आपको गन्ने की भरपूर पैदावार मिल सकती है। दूसरी चीज इसमें एक चीज और है कि खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार गन्ने में बहुत ही नुकसान करते हैं। पूरी फसल करीब 40% से ज़्यादा आपकी पैदावार कम हो सकती है अगर खरपतवार का आप प्रबंधन नहीं करते हैं खेत में। इसमें दूब घास, हिरनखुरी, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, हिरनखुरी, मकोई, हजारदाना, ये सारे खरपतवार गन्ने में आते रहते हैं। तो गन्ने में खरपतवार के लिए प्रमुखतः 2 केमिकल जो है रसायन संस्तुति किए गए हैं।
एक हमारा जिसको हम अट्राजिन कहते हैं 2 किलोग्राम की मात्रा बुआई के तुरंत बाद जो है इसको छिड़काव 600 से 800 लीटर पानी में घोल बना करके जमीन के ऊपर छिड़काव की संस्तुति की गई है। दूसरा एक रसायन है हमारा 2,4-D है, जो कि 40-60 दिन के बाद 2 किलोग्राम की मात्रा 60 दिन के बाद खड़े गन्ने में देने की संस्तुति की गई है, जो कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारता है। 60 दिन के बाद 2,4-D का छिड़काव करें। 90 दिन पे अगर आप एक जो है गुड़ाई गन्ने में कर देते हैं तो गन्ने में खरपतवार से पूरी तरह से आप जो है आपका खेत जो है विरक्त हो जाएगा और इसमें खरपतवार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो खरपतवार कंट्रोल करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए ये 3 संस्तुतियां भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से निकली हुई हैं। इसमें एक घास और आती है मोथा। मोथा के उपचार के लिए हम जो है वो निकाई गुड़ाई करके ही मोथा का उपचार कर पाते हैं। बाकी जितने खरपतवार हैं उनको हम अट्राजिन और 2,4-D के जो है उसका हम प्रबंधन भली भांत कर सकते हैं और गन्ने से जो खरपतवारों में जो हानि होती है हमारी, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम उम्मेदगंज, जिला कोटा के कृषक गोपाल लाल ने। आप नींबू के बाग में कैंकर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो गोपाल लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। राम राम किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि नींबू की बागवानी में किसान भाइयों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं में जो नींबू के बगीचे में अपने को रोग देखने को मिलते हैं, उनमें जो मुख्य रोग है वो है सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। इस रोग के अंदर अपने को पत्तियों के साथ साथ टहनियों एवं फलों के ऊपर भी अपने को ब्राउन रंग के, भूरे रंग के उभरे हुए स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं। ये जो बैक्टीरियल कैंकर है, इसका जो नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है, इसके द्वारा जो अपने जो मार्केट क्वालिटी होती है फ्रूट्स की, इसके जो फ्रूट बने हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण अपने को उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। अपन जब भी इसको मंडियों में बेचते हैं तो कस्टमर इसको खरीदते नहीं है कैंकर के कारण। किसान भाई इसकी रोकथाम करने के लिए अपने को एंटीबायोटिक जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम 50 लीटर पानी के साथ अपन स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जीरे की फसल में लगने वाले रोग और इनका नियंत्रण, पौधों की नर्सरी तैयार करना है काफी सरल और लाभकारी।
हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।